कल से अगर हम देखें तो भारत में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की, जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। आज इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं एक और मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें सबका साथ चाहिए, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे मन में फियर या पैनिक घर कर लेता है और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ स्टिग्मा एसोसिएट करने लगते हैं। हम उन्हें स्टिग्मेटाइज करते हैं, हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी लड़ाई बीमारी के साथ है, ना कि बीमार व्यक्ति के साथ। इस स्टिग्मा के चलते हुए कई बार पेशेंट्स भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। इससे न केवल उस पेशेंट को हार्म होता है, उसकी फैमिली को हार्म होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान होना संभव है। जरूरत है कि हम पेशेंट्स का साथ दें, उसके साथ खड़े हों और उसका सपोर्ट बने। हमें मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को फैलने से रोकना है। कोविड-19 के स्प्रेड के लिए किसी भी कम्युनिटी या एरिया को लेबल नहीं करना है। खास करके हेल्थ केयर और सैनिटरी वर्कर्स या पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टिग्मा के इस डीप रूटेड इशू को एक इंटेंसिव कैंपेन के माध्यम से आज हम सबको मिलकर एड्रेस करने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वह कोई ट्रांसमिशन नहीं करते, बल्कि वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हीलिंग के लिए, कि अगर उनका प्लाज्मा थेरेपी जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर वह सक्सेस होता है तो उनकी एंटीबॉडीज से और बीमार लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज जरूरत है कि हर यूथ ग्रुप, हर एनजीओ, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर पंचायत लीडर, ग्रास रूट में काम करने वाला हर मनुष्य वह खड़ा हो, वह आगे आए और कम्युनिटी में बिहेवियरल चेंज के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये लड़ाई पेशेंट्स की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे चैंपियंस हैं। हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है,
तो क्योंकि नहीं तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। इस निस्वार्थ रूप से जब वह हमारी सेवा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, तब जरूरत है कि हम उनके सपोर्ट के लिए खड़े हों। हम उनको जैसे अब तक हमने जनता कर्फ्यू और अदरवाइज भी उनको हमने जिस तरह से सम्मान दिया, वह सम्मान हमारा कंटिन्यू रहे। और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे हमारे जवान, चाहे वह पुलिस हो या अर्धसैनिक बल के जवान हो, कैसे वे अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि हम उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें उचित सम्मान दें। Before starting, a detailed press release has been just issued by ICMR today. So all those questions are already answered. Latest position is there. So if there is anything for Mr. Agarwal or from the MHA, address that question there. Sure. Yeah, ICMR, you can divert the question. Yeah. Absolutely, sir. Okay. Apart from the release that has already been issued, which specifically talks about how and the purchase did take place, sir, were the MHA and the Health Ministry not taken into consideration? They were not asked about the purchase, because it certainly seems that 225 rupee kit was marked up to around 600 rupees and then possibly purchased. However, the ICMR goes on to say that it did not procure any of it. The money has not changed hands, but yet how did this happen? Sir, let me just explain to you. First, let's start with the fact that rapid diagnostic kits have a very limited role to play. We have been highlighting to you, explaining to everyone that they have primarily role in terms of either epidemiological investigation or in terms of surveillance. Subsequent to that, based on duly following a process, जैसे कि मेरे सीनियर कोलीग ने बताया है कि हम लोगों ने पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए टेंडर बुला के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स का जो टेंडर फाइनलाइज किया गया आईसीएमआर के द्वारा, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड प्रेस रिलीज इशू की है, वह काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो उन्होंने टेंडर बुलाया। टेंडर बुलाते टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशंस ने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उसके जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं उनको सबमिट किया, जिसके बेसिस पर L1 को टेंडर दिया जाता है। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। Online question: what is the plan to ensure the well-being of non-COVID patients dealing with other illnesses? Has the government decided on keeping a percentage of hospitals only for non-COVID patients, as people cannot depend on video calls for all consultations? So it is a very important issue. We have already brought to your notice that as far as infection prevention management is concerned, we should have डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, ताकि हमारे हेल्थ कर्मी जो उनको ट्रीट कर रहे हैं उनको हम ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकें, इन्फेक्शन ना फैले। उसके अलावा जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें चाहे वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे वे टीबी का पेशेंट हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हों, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हों, और इसी तरीके से चाहे वह हमारी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज हों, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलती रहें। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में वह सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। एडिशनैलिटी के रूप में टेलीमेडिसिन सर्विसेज, क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति में भी हैं, कुछ हमारे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर कोई नॉर्मल सर्विसेज के लिए पेशेंट कोई डिटेल्स चाहता है तो वह टेलीमेडिसिन की सर्विस का भी उपयोग कर ले। तो हमारी तरफ से क्लियर गाइडलाइंस हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टेट्स के साथ हमने उनको बताया है कि हमारी एक्सेप्ट फॉर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, बाकी सारे हॉस्पिटल में हमारी सर्विसेज सुचारू रूप से जनता को प्रोवाइड की जाए। नतिंदर सिंह, दूरदर्शन। सर, महाराष्ट्र में खासतौर पे मुंबई और बाकी दूसरा जो राज्य गुजरात में इतनी केसेस हैं, और क्या वजह है कि इतने केसेस हैं और वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि 1 महीने लॉकडाउन पे हो चुके हैं? सर देखिए, महाराष्ट्र में जैसे आप मुंबई का नाम लें या पुणे का लें तो दीज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही हमें कोई केस मिले तो हमारी अपनी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, चाहे वह क्लस्टर हो या आउटब्रेक हो, उसके हिसाब से हम प्रॉपरली कंटेनमेंट जोन में सफिशिएंट मैन पावर लगाएं, सफिशिएंट हेल्थ स्टाफ को वहां भेजते हुए घर से घर में सर्वे करें, और जितने भी सिम्टोमेटिक
या हाई रिस्क पर्सन हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जितने भी हमारे एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं या उससे लिंक्ड इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इलनेसेस, उनके केसेस को आइडेंटिफाई करें, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप समझ सकते हैं कि जितने भी एरिया में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है वहां उसी लेवल का चैलेंज बढ़ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, बल्कि जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी बातचीत की है कि हमारी 3 सेंट्रल टीम्स वहां गई और उन टीम्स ने स्टेट गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन करते हुए कि क्या हमारे को प्रोसेसेस इन प्लेस करने हैं कि ताकि हम उन एरियाज को भी कंट्रोल कर सकें, और उसके कुछ रिजल्ट पॉजिटिव हमारे सामने आने भी शुरू हुए हैं। लेकिन जरूरत यह है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है और इसमें आज की सक्सेस, अगर हम कल जागरूक नहीं रहते, कल हम अगर उसको उसी लेवल ऑफ अटेंशन से मॉनिटर नहीं कर सकते, तो हमारी आज की सक्सेस कल की नॉन सक्सेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो जरूरत है कि हम उसी लेवल के एनर्जी, मोमेंटम और उसी लेवल के फोकस के साथ उन एरियाज में काम करते रहें। कुमार कुंदन, TV9। लव सर, मेरा सवाल ये है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसके प्रयोग को राज्यों में बैन कर दिया गया है, जो कि अब सवाल ये उठता है कि जो RT-PCR टेस्टिंग किट है उसकी क्या उपलब्धता है, और जिस हिसाब से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या पर्याप्त मात्रा में ये टेस्ट किट है हमारे देश में? सर, लेट मी अश्योर यू कि पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही जिस जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने इससे पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कशन किया है कि इंडियन रेस्पॉन्स हैज ऑलवेज बीन ग्रेडेड। तो जैसे जैसे सिचुएशन का मैग्नीट्यूड हमें बढ़ते हुए लगता है, उसको हम पहले से एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। RT-PCR टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव पेशेंट, और उसके तहत अगर आप देखें कि अगर जनवरी में हमारे पास एक लैब थी, हम प्रोग्रेसिवली हमने लैब्स की संख्या बढ़ाई है। उसके साथ ही हमने लैब्स की संख्या बढ़ाते के साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमारे कलेक्शन सेंटर्स बढ़े हैं। तो अब जो रैपिड जो हमारा RT-PCR टेस्ट है उसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी देश में है। हमारा जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमारे टेस्ट होने चाहिए, और उस सैम्पलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से वी आर इन सफिशिएंट पोजीशन, और जैसे जैसे अगर हमें नीड लग रही है ICMR के तहत उस पर काम किया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि देश में जो नीड हो उसके लिए कोई भी कोताही ना हो। साहिल, ANI। So my question is for Love sir. It's related to RT-PCR only. So what is the present status of RT-PCR? How much do we have in hand? And when will we get the newer kits? And sir, will there be any change in the testing strategy as well? If you can reply. तो सर, इसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में रिस्पॉन्स दिया कि जितनी किट्स देश में ज़रूरत है, जैसे कि हमारे ICMR के कुलीग इससे पहले भी आकर आपको बताते रहे हैं कि अगर हमारी एक्स कैपेसिटी है पर डे करने की इन टर्म्स ऑफ लैब एंड रीजेंट्स, उसका भी हम एक 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे ICMR के लेवल पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ किट्स आर अवेलेबल एज फार एज RT-PCR टेस्ट इज कंसर्न। Not only sufficient amount of kits are available, we have also parallelly ensured geographical adequacy, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो केस जिस एरिया में आ रहा है ताकि हम उसको जल्दी टेस्ट कर सकें, उसके लिए जोग्राफिकली डिस्पर्स लोकेशन पर भी हमारी लैब्स की और कलेक्शन सेंटर की अवेलेबिलिटी, उस पर भी हमने काम किया है। लास्ट क्वेश्चन, प्रणय उपाध्याय, ABP न्यूज। सर, एक तो क्लैरिफिकेशन आपसे कि अगर आप कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में RT-PCR टेस्ट किट उपलब्ध हैं, तो किस टेस्टिंग क्राइटेरिया को आप ले रहे हैं, यानी प्रतिदिन कितने टेस्ट का अनुमान लेते हैं जिसमें आप ये आधार पर कह रहे हैं कि टेस्टिंग किट पर्याप्त है। दूसरा सवाल ये कि जो टेस्टिंग किट्स आप खरीद रहे हैं और करीब 45 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स और आ रही हैं और 25 लाख जो है वो कॉम्बो RT-PCR टेस्ट आप किट और खरीद रहे हैं ग्लोबल टेंडर से, तो उसमें ऐसी स्थिति ना आए कि इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का जो झगड़ा हाईकोर्ट में सामने आया, वैसी स्थिति ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए या इंडियन मिशंस के थ्रू या जो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बाइंग है, क्या उस रास्ते को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ये लेसन लर्न्स क्या है इस घटना के बाद के आपके? तो सर, जैसे मैंने आपको पर्याप्त के बारे में बताया है, क्योंकि मेरे ICMR के कुलीग इस समय मेरे साथ नहीं, तो मैं एग्जैक्ट फिगर अगर मैं दूं तो आपको या तो एग्जैक्ट फिगर दूं या मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि जिससे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एज ए ग्रेडेड अप्रोच इंडिया में, उसके पहले ही सफिशिएंट ऑर्डर देकर उसको इंश्योर किया गया है। और इन टर्म्स ऑफ कि कब हम बोलते हैं सफिशिएंट है, तो उसको दो पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ लैब्स विद सफिशिएंट नंबर ऑफ किट्स अवेलेबल है, एंड हम अपने जो क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग है उसके तहत क्या हम सारे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की है कि जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से जिन जिन के सैम्पलिंग होनी है
उसके लिए आज भी जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको 100% यूज करे बिना सारे सैंपल्स को टेस्ट कर पा रहे हैं. तो दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट 100% exact figures, we would provide you all the figures through its ICMR, but let me assure you that there is no dearth in terms of planning and organization of testing kits across the country. Second issue जो आपने बताया है कि देखिए टेंडर का एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं. उसके बेसिस पर, टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर हमने कोई टेंडर फाइनल किया. उस टेंडर को फाइनल करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर, तो एज पर द टेंडर कंडीशंस उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है. उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी भी समय के इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े. Thank you, friends. Thank you very much.